हेलो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम लोग 2019 साइंस के पीवाईक्यू को कवर करेंगे। पिछले सेशन में हम 2021 के पीवाईक्यू को कवर कर चुके हैं, तो आज हम 2019 के पीवाईक्यू साइंस को कवर करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन जलीय ब्रायोफाइट है? ऑप्शन ए मार्केंसिया पाल्माटा, ऑप्शन बी रिक्सिया डिस्कलर, ऑप्शन सी मार्केंसिया पॉलीमॉर्फा, ऑप्शन डी रिक्सिया फ्लूटेंस। तो जो ब्रायोफाइट होते हैं वो गैर संवहनी होते हैं, यानी नॉन कन्वेक्शन होते हैं। ब्रायोफाइट जो होते हैं वो इकोसिस्टम को रेगुलेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे अन्य पौधे जो पानी के निकट रहते हैं तथा पानी और ब्रायोफाइट द्वारा एक्यूमुलेट न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्वों का लाभ उठाते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए मार्केंसिया पालामाटा, ऑप्शन नंबर बी रिक्सिया डिस्कलर और ऑप्शन नंबर सी मार्केंसिया पॉलीमॉर्फा जो है वो टेरेस्ट्रियल या नमी वाले स्थानों पर उगते हैं। ये टेरेस्ट्रियल हैं, ये जलीय नहीं होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी रिक्सिया फ्लूटेंस जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो रिक्सिया फ्लूटेंस है क्या? यह एक प्रसिद्ध लीवर बर्ड है जो मुख्य रूप से एक्वेटिक होता है या तालाबों, झीलों और धीमी गति से बहने वाले पानी की सतह पर या नीचे तैरता हुआ पाया जाता है। इसे फ्लोटिंग किस्टर बर्ड के नाम से जाना जाता है। इसको हम एक्वेरियम में भी रखते हैं, ये एक्वेरियम में बहुत लोकप्रिय है। इसके कुछ लक्षण हैं कि यह पानी में स्वतंत्र रूप से तैरता हुआ रहता है और यह डाइको मछली यानी द्विशाखित होता है। ये रिबन के आकार का होता है जो आप फिगर में देख रहे हैं। इसमें मूलाभास यानी राइजॉइड अनुपस्थित होता है, जो इसे जलीय जीवन के अनुकूल बनाता है। इसमें राइजॉइड नहीं होते हैं, इसलिए ये जलीय ब्रायोफाइट है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन पूर्ण स्तंभ परजीवी है? ऑप्शन ए विस्कम, ऑप्शन बी अमरबेल, ऑप्शन सी रिफ्लेसिया, ऑप्शन डी चंदन। तो इसमें ऑप्शन ए जो है विस्कम, यह एक आंशिक स्तंभ परजीवी या पार्शियल स्टेम पैरासाइट है। ये प्रकाश संश्लेषण करता है, इनमें क्लोरोफिल होता है, लेकिन ये वाटर और मिनरल के लिए न्यूट्रिएंट पौधों के तने पर निर्भर करता है, लेकिन इसका जो वाटर और मिनरल होता है ये न्यूट्रिएंट लेने के लिए पौधों के तने पर डिपेंड रहता है। फिर ऑप्शन सी रिफ्लेसिया, रिफ्लेसिया जो है ये भी टोटल रूट पैरासाइट है, यह पौधों की जड़ों से अपना न्यूट्रिएंट लेता है। फिर ऑप्शन डी चंदन, चंदन भी पार्शियल रूट पैरासाइट है, लेकिन पानी और खनिजों के लिए दूसरे प्लांट के रूट पे डिपेंड रहता है, इसलिए ऑप्शन बी अमरबेल। अमरबेल जो है इनमें जड़ें पत्तियां नहीं होती हैं, यह बहुत ही सूक्ष्म सल्की पत्तियां इसमें होती हैं। इसका तना पीला या सुनहरे रंग का धागे जैसा पतला होता है, ये धागे जैसा पतला होता है जो आप फिगर में देख रहे हैं। अमरबेल एक टोटल स्टेम पैरासाइट है, यह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल का अभाव होता है। ये होस्ट यानी पौधे के तने से लिपट जाता है और अपने विशेष अंग जिसे हॉस्ट्रिया कहते हैं, ये इसके द्वारा इसके माध्यम से अपने पोषक संवहनी ऊतकों जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं, अपने पोषक संवहनी ऊतकों से सीधे जल व भोजन प्राप्त करता है, इसलिए ऑप्शन बी अमरबेल इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पौधों में मादा जननांग के भागों का व्यवस्थित क्रम है। ऑप्शन ए अंडाशय, ऑप्शन ए अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिका एवं पुष्पासन, ऑप्शन बी वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय एवं पुष्पासन, ऑप्शन सी अंडाशय, वर्तिका, पुष्पासन एवं वर्तिकाग्र, ऑप्शन डी वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय एवं पुष्पासन। तो जो वर्तिका होती है यानी स्ट्राइल होती है, यह एक लंबी नली जैसी संरचना है
जो वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ती है। फिर उसके बाद जो अंडाशय होता है यानी ओवरी होता है, यह स्त्री केसर का निचला फुला हुआ आधार भाग है जिसमें बीजांड यानी ओव्यूल्स होते हैं। और जो पुष्पासन होता है थैलमस, यह वह आधार है जिस पर पुष्प के सभी भाग टिके होते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन एक है अंडाशय, इसमें जो ओवरी है, ओवरी को बिल्कुल शीर्ष पे दिखाया गया है, जबकि अंडाशय यानी ओवरी जो होता है वो आधार होता है। फिर जो ऑप्शन बी है, इसमें वर्तिका को वर्तिकाग्र से ऊपर रखा गया है, जो गलत है क्योंकि वर्तिकाग्र सबसे ऊपर होता है। फिर उसके बाद ऑप्शन सी है, यहाँ क्रम पूरी तरह से अव्यवस्थित है, वर्तिकाग्र को सबसे अंत में रखा गया है। फिर उसके बाद ऑप्शन डी आता है। ऑप्शन डी में जो वर्तिकाग्र है स्टिग्मा, यह स्त्री केसर का सबसे ऊपरी भाग है जो परागकणों को ग्रहण करने के लिए एक चिपचिपे मंच का कार्य करता है। फिर इसमें दूसरा है वर्तिका, वर्तिका यानी स्टाइल, यह लंबी पतली संरचना है, लंबी पतली जैसे संरचना होती है, नली जैसी संरचना है ये, जो स्टाइल को ओवरी से जोड़ती है, इसको हम वर्तिका कहते हैं। फिर उसके बाद इसमें आता है अंडाशय यानी ओवरी, यह स्त्री केसर का निचला फूला हुआ भाग है जिसमें ओव्यूल होते हैं यानी बीजांड होते हैं। फिर इसमें आता है पुष्पासन, पुष्पासन यह वह आधार है जिस पर पुष्प के सभी भाग टिके हुए होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है 5 जगत वर्गीकरण विधि के अनुसार बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल को सम्मिलित किया गया है। तो 5 जगत वर्गीकरण 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एस. विक्टियर द्वारा 1969 में प्रस्तावित किया गया था, जिनमें 5 किंगडम का जो क्लासिफिकेशन है वो है। इनमें जो जीव हैं वो उनकी कोशिकीय संरचना, पोषण के तरीके और प्रजनन के आधार पर विभाजित किया गया है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सभी जीवों को उनकी कोशिकीय संरचना, पोषण के तरीके और प्रजनन के आधार पर विभाजित किया गया है। इसमें ऑप्शन ए है पादप में, ऑप्शन बी है प्रोटिस्टा में, ऑप्शन सी है कवक में, ऑप्शन डी है मोनेरा में। इसमें ये ऑप्शन ये बताया गया है, जैसे ऑप्शन ए जो होता है वो यूकैरियोट है, पादप जो होते हैं वो यूकैरियोट और बहुकोषी होते हैं। और जो प्रोटिस्टा होते हैं, ऑप्शन बी जो इसका है, जो प्रोटिस्टा होते हैं वो भी यूकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ऑप्शन सी कवक, कवक जो होता है वो भी यूकैरियोट होता है लेकिन ये मृतोपजीवी होता है। फिर ऑप्शन डी मोनेरा, मोनेरा जो ये किंगडम है, ये सभी इसमें मोनेरा किंगडम में सभी जो एनिमल होते हैं वो प्रोकैरियोटिक एनिमल होते हैं, इसलिए जो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया है दोनों ही प्रोकैरियोट हैं। इनकी कोशिका में डेवलप्ड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, इसलिए बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल को किंगडम मोनेरा में रखा गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक है? तो ऑप्शन ए फेफड़ा, ऑप्शन बी अंडाशय, ऑप्शन सी रक्त, ऑप्शन डी वृक्क। तो ऑप्शन ए जो फेफड़ा है, ऑप्शन बी अंडाशय है, ऑप्शन डी जो वृक्क है, ये तीनों ऑर्गन है यानी अंग है। लेकिन जो ऑप्शन सी है ये इसका करेक्ट आंसर है, यानी और ये ऊतक है। जो ब्लड होता है ये तरल संयोजी ऊतक होता है यानी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट से बना होता है जो एक तरल मैट्रिक्स प्लाज्मा कहते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर नंबर सी है, रक्त। रक्त जो है वो एक ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया में जो हार्मोन्स अधिकतम होते हैं उसका नाम है। ऑप्शन ए एलएच, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी एफएसएच। ये जो प्रोजेस्टेरोन होता है
प्रोजेस्टेरॉन यह ओव्यूलेशन के बाद बढ़ता है। फिर ऑप्शन सी जो है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन है ओव्यूलेशन के वक्त जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सबसे ज्यादा होता है। एस्ट्रोजन जो है वो ओव्यूलेशन के वक्त एलएच सबसे ज्यादा होता है। फिर एफएसएच, एफएसएच ये अंडे के विकास को उत्तेजित करता है लेकिन पीक पर नहीं होता है। फिर आया आपका ऑप्शन ए एलएच, एलएच जो है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है उसके लगभग 14वें दिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्तर रक्त में तेजी से बढ़ाता है। इसलिए अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया में जो एलएच हार्मोन जो होते हैं वो अधिकतम होते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन एलएच। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिपोकैम्पस है एक, हिपोकैम्पस एक मीन है। हिपोकैम्पस को समुद्री घोड़ा कहते हैं। भले ही इसका नाम घोड़ा है, इसका सिर घोड़े जैसा है, लेकिन यह एक मछली है। यह एक कशेरुकी जलीय जीव है जो गिल यानी गलफड़ों के माध्यम से सांस लेती है और गलफड़ों से ढकी हुई होती है। इसलिए हिपोकैम्पस जो है उसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, हिपोकैम्पस एक मीन है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, पौधों में होने वाली घटना का मिलान करें। पौधों में होने वाली घटनाओं का मिलान करें। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जल अवशोषण, जल अवशोषण जो है इसका जो मुख्य कार्य है ये पौधों में जल का अवशोषण मुख्य रूप से जड़ों के मूल रोम यानी रूट हेयर द्वारा होता है। ये पतली दीवार वाली कोशिकाएं होती हैं जो मिट्टी के संपर्क में रहकर परासरण यानी ऑस्मोसिस द्वारा जल सोखती हैं। इसलिए ऑप्शन ए का करेक्ट होगा तीसरा मूल रोम। फिर ऑप्शन नंबर बी खनिज अवशोषण, खनिज अवशोषण होता है ये इसकी जो जड़ होती है ये सबसे बाहरी सुरक्षात्मक परत एपिडर्मिस है, खनिज तत्वों का अवशोषण करती हैं। इसी परत और मूल रोमों के माध्यम से होता है, उसे एपिब्लेमा कहते हैं। जो एपिब्लेमा होता है वह जड़ का सबसे बाहरी और सुरक्षात्मक परत होता है जो खनिज तत्वों का अवशोषण करता है। फिर उसके बाद है ऑप्शन सी जल परिवहन, जल परिवहन, जल परिवहन जो है ये जाइलम, इसका करेक्ट है जाइलम। जाइलम ऊतक का मुख्य कार्य जड़ों से अवशोषित जल और घुले हुए खनिजों को पौधों के ऊपरी भाग तक पहुंचाना यानी पत्तियों तक पहुंचाना है। जाइलम का जो कार्य होता है वो जड़ों से अवशोषित जल और घुले हुए खनिजों को पौधों के पत्तियों तक यानी सबसे ऊपरी भाग तक पहुंचाना होता है। फिर ऑप्शन डी खनिज परिवहन, खनिज परिवहन, खनिज पर जाइलम जो है वो कुछ खनिजों का परिवहन करता है लेकिन फ्लोएम मुख्य रूप से पत्तियों में बने भोजन यानी कार्बनिक पदार्थ, पत्तियों में बने भोजन खनिज आयनों के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि पहले का जल अवशोषण का होगा मूल रोम, खनिज अवशोषण का होगा एपिब्लेमा, जल परिवहन का होगा जाइलम और खनिज परिवहन का होगा फ्लोएम। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानिक जातियां क्या हैं? स्थानिक जातियां ऑप्शन ए वे पौधे और जंतु जो सामान्य हो और संसार भर में फैले हों। ऑप्शन नंबर बी जो पौधे और जंतु जो केवल एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हों। ऑप्शन नंबर सी वो वन्य जातियां जो समाप्त होने के कगार पे हों। ऑप्शन नंबर डी वे वन्य जीव जिनको शिकारियों से बचाया गया हो। तो इसमें ऑप्शन नंबर एक जो है वो है इन्हें कॉस्मोपॉलिटन प्रजातियां कहा जाता है जो पूरी दुनिया में पाई जाती हैं। यह स्थानिक जातियों के बिल्कुल विपरीत हैं। फिर उसके बाद है ऑप्शन सी जो है ऑप्शन सी वे वन्य जातियां जो समाप्त होने के कगार पे हैं। इन्हें इंडेंजर्ड स्पीसीज कहा जाता है, यानी ये संकटग्रस्त जातियां हैं जिनकी संख्या इतनी कम हो गई है कि वे भविष्य में विलुप्त हो सकती हैं।
फिर उसके बाद है ऑप्शन डी, यह जो है ऑप्शन डी, वे वन्य जीव जिनको शिकारियों से बचाया गया हो, यानी यह विशेष जाति की परिभाषा नहीं है बल्कि ये कंजर्वेशन का हिस्सा है। फिर इसके बाद आया आपका ऑप्शन बी, जो करेक्ट ऑप्शन है, वे पौधे और जंतु जो केवल एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये इंडेमिक स्पीशीज के अंतर्गत हैं। उन पौधों व जंतुओं को शामिल किया जाता है जो इंडेमिक स्पीशीज यानी स्थानिक जातियां होती हैं। वे पौधे और जंतु जो केवल एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन।